नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जितने सारे कमेंट्स आपने किया तो उसी के बेसिस में इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। और जिस बात का हम लोगों को इंतजार था वो फाइनली आ चुके हैं, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। उस रिजल्ट के बेसिस में कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हुआ और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं दो रिक्वेस्ट करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर सकते हैं कंपनी के अपडेट और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो डेटा क्या है आप देखेंगे, आरती इंडस्ट्रीज जिसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ फर्स्ट वीडियो में, वो है आरती इंडस्ट्रीज। उसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो प्रॉफिट फॉल 27%। तो सोचिए, आरती इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आने से पहले ही मैं आपको बहुत बार वीडियो बनाकर यही बोल चुका हूँ कि आरती इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो केमिकल सेक्टर के ऊपर है और केमिकल सेक्टर का जो अभी फिलहाल का जो डिमांड है वो बहुत कम हो रहा है और भी कम होने वाला है, और जिस बेसिस में प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिलेगा। तो फाइनली कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट पिछले दिनों में आ गया था और रिजल्ट आप देख सकते हैं 27% के आसपास यहाँ पे जो फॉल है यहाँ पे देखने को मिला। 27% के आसपास यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी फॉल देखने को मिला। और टोटली जो प्रॉफिटेबिलिटी है मैं एक बार आपको डिटेल्स में दिखा भी देता हूँ। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है, जहाँ पे रेवेन्यू में ही देखिए कंपनी के रेवेन्यू में जो पिछले सालों में 1800 करोड़ के आसपास था, अभी वो घट के हो चुके हैं करीबन 1500, चलो 1600 ही मान लेता हूँ। तो 200 करोड़ के आसपास कंपनी का जो सेल्स है, जो रेवेन्यूज है वो वहां पे कम हो चुके हैं। और जीएसटी जो कलेक्शन है वहां पे चलो ठीक ठाक ही है। बाकी जो अदर्स ऑपरेशन है, ये सारी चीजों को जोड़कर कंपनी की जो टोटल इनकम है उसके बारे में चर्चा करूं तो 1685 करोड़ के आसपास पिछले बार इनकम हुआ था और पिछले क्वार्टर में 1414 करोड़ के आसपास इनकम हुआ था और इस बार 1454 करोड़ के आसपास इनकम हुआ। तो इनकम के जो यहाँ पे सिनेरियो है वो थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन मूड में देखने को मिला और एक्सपेंस भी कंपनी को ज्यादा पेमेंट करना पड़ा। एक्सपेंस भी कंपनी अच्छा खासा किया, 1300 करोड़ के आसपास। पिछले बार हो गया था 1500 करोड़ के आसपास। अभी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये सब कुछ आप देख सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो आफ्टर टैक्सेस सिर्फ 91 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ, जो पिछले बार हुआ था मतलब पिछले सालों में हुआ था 124 करोड़ के आसपास। तो सोचिए कंपनी में कहां से कहां तक आ चुके हैं। और इसके पीछे कंपनी के ऊपर कोई नेगेटिविटी नहीं है ऐसे कि कंपनी खराब हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स डाउन होने के पीछे एक ही कारण है कि मार्केट में जो केमिकल प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिमांड बहुत कम हुआ है। और इंडिया के जितने सारे केमिकल्स कंपनी है, ज्यादा से ज्यादातर कंपनी यूरोप कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो यहाँ पे इंडिया मतलब कंपनी को एक सीख भी मिला होगा कि एक बड़ी कंट्रीज के साथ वो ज्यादा डील नहीं करना चाहिए। सारे वर्ल्ड के सारे कंट्रीज के साथ उसको डील करना चाहिए। सारे कंट्रीज के ऊपर वो खुद को बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन करके रखे, तो कभी कोई भी दिक्कत आए तो हर जगह से नहीं आएगा। तो कंपनी के जो रेशियोज है, इनकम का जो सोर्सेज का रेशियो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए मैं बार बार आपको भी बोलता हूँ कि आप सारे के सारे पैसा एक दो कंपनी के ऊपर मत डालिए। आपके पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 कंपनी होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कहेंगे सर मुझे एक दो कंपनी के ऊपर भरोसा है, मुझे 100% गारंटी है उस कंपनी मुझे प्रॉफिट देगा, तो आपके ओपिनियन के हिसाब से जरूर काम करिए। क्योंकि आपके ओपिनियन कोई मतलब आपके ओपिनियन को डाल भी कोई नहीं सकता, क्योंकि आप खुद रिसर्च किए हैं तो आपके हिसाब से काम करिए। और हाँ, आपको मैं डाइवर्सिफिकेशन इसलिए करने के लिए बोला हूँ क्योंकि देखिए मान के चलिए आपके पास 10 शेयर है, उनमें से अगर आपको 3 शेयर में लॉस भी हुआ और 7 शेयर में प्रॉफिट हुआ, फिर भी आप प्रॉफिटेबल में रहेंगे। अगर मान के चलिए आपने 2 शेयर खरीद के रखे हैं और दोनों के दोनों शेयर में ही आपको लॉस हो चुके हैं, तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ बिजनेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है उसके बारे में बात करूं तो अर्निंग पर शेयर में देखिए पिछले बार 3 साढ़े 3 पर रुपीज के आसपास था, अभी 2.5 रुपीज के आसपास हो चुके हैं। तो कंपनी में हर दिशा में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ कम हुआ है। तो इसीलिए मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ कि इन्वेस्टर देखिए पिछले बार की तुलना से इस बार होल्डिंग को कम किया। एफआईएस जो माल कम किया, इसका मतलब एफआईएस वो माल को बेच रहा है। और जब भी किसी भी कंपनी के ऊपर अगर एफआईएस का होल्डिंग कम है तो सोचना, एफआई होल्डिंग को कम कर रहा है तो सोचना उस क्वार्टर में अपकमिंग क्वार्टर्स में उसका सेल्स का ग्रोथ कम हो सकते हैं। अगर एफआई ज्यादा माल को बाय किया है तो
ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर आपको क्या करना है, देखिए मैं अगर मेरे ओपिनियन बता दूं कि इस कंपनी के ऊपर मैं ऑब्वियसली पॉजिटिव फीलिंग्स रखता हूँ, क्योंकि कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, पूरा का पूरा सेक्टर स्लो डाउन में है। तो कंपनी के ऊपर तो स्लो डाउन देखने को मिलेगा ही। अगर मान के चलिए आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का भी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट क्या आप ज्यादा बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो सेम टू सेम मान के चलिए अभी सर्दी का मौसम स्टार्ट हो चुके हैं। अभी सर्दी का मौसम में अगर किसी व्यक्ति को कहेंगे कि चलो आप मैं फैन का बिजनेस करता हूँ, इस मतलब मैं फैन बेचता हूँ, तो फैन खरीदारी कर लीजिए, क्या वो खरीदारी करेंगे? बिल्कुल नहीं। अगर गर्मी के मौसम में आप फैन बेचने चाहेंगे तो वो खरीदारी करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर गर्मी के मौसम में आप कहेंगे कि आप जैकेट खरीदारी कर लीजिए, आप देखा जाए तो शीत का मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं, गर्मी का जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आप बेचने के लिए सॉरी सर्दी का जो प्रोडक्ट है वो आप गर्मी में बेचने चाहेंगे तो क्या वो बेच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसी तरीके से सिचुएशन देखना होगा। अगर इंडस्ट्रीज में स्लो डाउन है तो उसमें कंपनी का कुछ गलती नहीं है, तो कंपनी आज नहीं तो कल फिर से वो खड़ा हो पाएंगे। और रही बात कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डिलीवरी का डेटा दिखा दूं, तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। अभी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको पहले भी बोल चुका हूँ, कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली एक सेल ऑफ हुआ और सेल ऑफ का जो रेंज है वो एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को फेस करके बार बार वो नीचे आ रहा है। एक बार दो बार नहीं, करीबन पांच बार छह बार रेजिस्टेंस को फेस किया और नीचे आ रहे। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि दो लेवल्स आपको दिखेगा यहाँ पे। जिस तरीके से ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया, मुझे लगता है इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन करे तो बड़ा सा फॉल आपको दिखेगा। और नेक्स्ट जो डाउन साइड का लेवल है 378 रुपीज तक आने का चांसेस है। आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड के बारे में एक बात मैं जरूर साफ साफ कहना चाहूंगा कि एफएल इंडिया लिमिटेड एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी एक एक पॉपुलर आईटी सेक्टर कंपनी है। और आईटी सेक्टर का मतलब क्या है, आप एक चीज मैं बता दूं कि आईटी सेक्टर इंडस्ट्रीज में बहुत सारे कंपनीज है, दोनों अलग कैटेगरीज होते हैं। एक लार्ज कैप टाइप और एक ब्लू चिप टाइप, उसके साथ साथ दूसरा है स्मॉल एंड मीडियम टाइप। तो ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज है, दोनों अलग अलग कैटेगरीज के कंपनीज आपको देखने को मिलेगा। अभी एफएल इंडिया के बारे में एक ही बात कहूंगा कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार लगातार यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं और यहाँ पे एक रिपोर्ट भी पब्लिश किया गया है। अब इस रिपोर्ट को देखेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि एफएल इंडिया क्वार्टर टू प्रॉफिट आप 13.2% एट रुपीज 66.78 करोड़ के आसपास। तो रेवेन्यू भी ग्रोथ हुआ 21%। देखिए जो कंपनी का एवरेज देखें तो 15% के ऊपर प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, 20% के ऊपर रेवेन्यूज ग्रोथ हो रहा है। क्या उस कंपनी के ऊपर खराबी कुछ देखने को मिलेगा फ्यूचर में? तो मुझे नहीं लगता कि जब कंपनी इस तरीके से शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए कंपनी आरएनडी के ऊपर भी फोकस रखा है, रिटर्न ऑफ मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी कंपनी का फोकस है। अब इस कंपनी के ऊपर दो बात मैं आपके आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा। देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। कंटिन्यूसली प्रॉफिट एक अलग लेवल में एक रेंज के हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। अभी सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है, क्या इस कंपनी के पास कोई कर्जा है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ड है और साथ ही साथ कंपनी का इनकम भी बहुत शानदार देखने को मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अभी बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो जो कंपनी का 2018 में सिर्फ रिजर्व 6 करोड़ के आसपास था और कर्जा जीरो था, आज वो कर्जा भी बढ़ा है और उसके साथ साथ रिजर्व करीबन 10 टाइम्स के आसपास बढ़ चुके हैं। तो 1400 करोड़ के आसपास कंपनी का रिजर्व देखने को मिला। बोरिंग्स कितना है? 106 करोड़ के आसपास। तो रिजर्व भी सॉरी बोरिंग्स भी बढ़ा और उसके साथ साथ कंपनी का रिजर्व भी मतलब बढ़ता हुआ देखने को मिले। फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगातार पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे 40 करोड़ करीबन 50 करोड़ के आसपास इस बार पैसा लगा चुके हैं। तो जब जब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा लगा रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन आएगा सर कंपनी ने कर्जा क्यों लिया? सबसे पहली बात देखिए कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में देखा जाए तो कंपनी इस बार 245 करोड़ के आसपास यहाँ पे ट्रेड रिसीव किया, मतलब 245 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रोजेक्ट कंपनी को मिला। अभी कंपनी का प्रॉफिट कितना है? कंपनी का प्रॉफिट आप देखेंगे तो 245 करोड़। इसका मतलब जितना कंपनी को प्रोजेक्ट मिला उतना ही कंपनी के हाथ में पैसा है।
तो कंपनी में एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पैसा चाहिए होता है, तो उस पैसे को कंपनी के हाथ में ना होने के कारण कंपनी छोटे मोटे कर्जा यहाँ पे उठाए है। तो इसमें आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। और रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न का, तो मैंने आपको ये भी बताया कि कंपनी के ऊपर शोल्डर कम बिग हेड बना, फिर से 2 बार यहाँ पे शोल्डर क्रिएट हुआ, और फाइनली देखिए कि बहुत बार शोल्डर बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ, मगर ब्रेकआउट कंफर्मेशन इस जगह पे मिला। तो मिलने के बाद देखिए कंपनी रिवर्स भी हुआ है, अभी एक बॉक्स रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता इतना नीचे जाने वाला है। जिस तरीके से रिजल्ट पब्लिश हुआ, मुझे लगता है एक अपट्रेंड जैसे मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। फिर भी आईटी सेक्टर प्रेशर वाइज में है, तो अगर थोड़ा सा भी करेक्शन हुए तो मैं तो जरूर इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। और मेरा जो टारगेट होगा, इस एंट्री लेवल से टारगेट रहेगा मेरा यहाँ तक 21% के आसपास टारगेट रहेगा। इसका रेंज बन रहा है टारगेट का 1340 के आसपास। तो आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, ये मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एनालिसिस है, तो प्लीज ब्लाइंडली इस तरीके से ट्रेड को आप इनिशिएट मत करने के लिए जाना। आप एक बार आपका रिसर्च, आपका कन्विक्शन होना चाहिए कंपनी के ऊपर, तभी आप काम कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजीज आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक लीडिंग कंपनी है, और जितने सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाले जितने सारे कंपनीज है, उन सेक्टर में कंपनी लीडर कंपनी बन चुके हैं। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जब से चाइना का Xiaomi ब्रांड इसके साथ डील अप किया है, तब से लेकर इस कंपनी का ग्रोथ होना और भी स्टार्ट हो चुके हैं। और ऐसे नहीं कि सिर्फ Xiaomi ने इसके ऊपर एडिंग हुआ तो इसका ग्रोथ हो रहा है। जो पीएलआई स्कीम है गवर्नमेंट का, उसका भरपूर फायदा इस कंपनी को मिला, क्योंकि पीएलआई स्कीम के माध्यम से इस कंपनी को फायदा बहुत जबरदस्त मिला। और मैं एक ही बात कहूंगा कि मार्केट में जो प्रोडक्ट का डिमांड आज है और फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं, उस तरीके से कंपनी के ऊपर आपको निवेश करना चाहिए। अभी आप क्वेश्चन करेंगे सर इसका प्रोडक्ट का नाम क्या क्या है। देखिए जो हम लोग एलईडी बल्ब यूज करते हैं घर में, उसके भी प्रोडक्ट बनाते प्रोडक्शन करते हैं। साथ ही साथ हम लोग जो टीवी देखते हैं, टेलीविजन, वो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स है, जैसे आप देखेंगे बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको भी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी की जो मेजर बिजनेस है वो मोबाइल के ऊपर, मतलब मोबाइल को कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मोबाइल के ऊपर जो डिस्प्ले है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो कुछ फार्मास्यूटिकल्स, कुछ प्रोडक्ट्स भी, इक्विपमेंट्स भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ रेफ्रिजरेटर्स, उसके साथ साथ वॉशिंग मशीन, इस तरीके से प्रोडक्ट्स को भी कंपनी बनाते हैं। तो सोचिए कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है और उसका डिमांड फ्यूचर में कितना बढ़ सकता है। तो इसलिए बार बार बोलता हूँ कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। फिलहाल के लिए इस कंपनी का जो सिचुएशन है वो आगे जाकर और भी बड़ा होने का चांसेस है। और कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है फाइनली वो आ चुके हैं, और रिजल्ट कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस किया है। जैसे 3800 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4900 करोड़, जो पिछले ईयर को भी बीट किया, और लास्ट जो 3 क्वार्टर्स था उस क्वार्टर को भी कंपनी बीट कर पाए। अभी एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल रखा, उसके बाद कंपनी टैक्सेशन भी देना पड़ा, और कंपनी का इंटरेस्ट भी देना पड़ा, और डिप्रिसिएशन भी, खर्चा भी माइनस करना पड़ा। सब कुछ माइनस करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। 77 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के हो चुके हैं 113 करोड़। इसका मतलब कंपनी फर्स्ट टाइम 3 डिजिट तक कंपनी प्रॉफिटेबल को ग्रोथ किया। एक मेरे हिसाब से एक प्लस पॉइंट है। आपको इस कंपनी के ऊपर निवेश करना है तो सारे पॉइंट्स को आपको ऑब्जर्व करना होगा, सारे पॉइंट्स को आपको देखना पड़ेगा। तो एक पॉइंट्स में और भी आपको साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी के कर्जा। कंपनी कितना कर्जा लिया, देखिए पिछली बार कंपनी का कर्जा था 667 करोड़ के आसपास, उसके बाद कम करके बन चुके थे 444 करोड़ के आसपास। अभी और भी कम हो चुके हैं, घट के हो चुके 273 करोड़ के आसपास। तो एक बात आप यहाँ पे मार्किंग कर लेना, कंपनी के जो टोटल बोरिंग्स है, टोटल जो मतलब एक जो कर्जा है, वो कर्जा धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, और उसका उल्टा रिजर्व धीरे 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 करके बढ़ते जा रहे हैं। दोनों पॉइंट्स आपको जरूर याद रखना होगा। अभी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर 12% से लेकर एफएस ने क्या किया, खुद का होल्डिंग को बढ़ाया, और डीएस ने भी देखिए अच्छा खासा होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा दिखा दूं, तो डिलीवरी का जो परसेंटेज है उतना खास डिलीवरी परसेंटेज देखने को नहीं मिला। अगर इसके चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो मैंने आपको एक लेवल कुछ इस तरीके से बना था, आपको मैं सिखाने के लिए इसको यूज किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। और जब अब इस तरीके से कोई भी पैटर्न ढूंढेंगे तो उससे पहले कंपनी का फंडामेंटल चेक करना,
अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक ठाक हो, उसके बाद कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न बन रहा है तो उसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या बनाया गया, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ और धीरे धीरे करके देखिए एक सपोर्ट रेंज को वो रिटेस्ट बार बार करके ऊपर जा रहा है। इसका मतलब हायर पॉसिबिलिटी है वो यहाँ तक जो टारगेट है 6657 के आसपास उस लेवल तक टारगेट वो अचीव कर सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूं उसका नाम है एम के प्रोटीन्स लिमिटेड। तो एम के प्रोटीन्स लिमिटेड एक एडिबल ऑयल बेचने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा शानदार धमाका देखने को मिला था और जिसके चलते कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी कर दिया। तो अनाउंसमेंट क्या है, कंपनी का स्प्लिट। कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर आपको देने वाले हैं। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर वीडियो में जानकारी अच्छा लगता है तो मेरे दिए हुए लिंक से आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और वहां से आप काम कर सकते हैं। अगर डीमैट अकाउंट हमारा थ्रू से ओपन करेंगे तो एक्स्ट्रा बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।